हेलो बच्चों, नीट विद कानू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कर लिया होगा क्योंकि मैम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। क्वेश्चन बैंक आपके अपलोड हो गए हैं और हाँ, मैंने मॉक टेस्ट भी अपलोड किया है ये देखने के लिए कि आपको अभी तक कितना समझ आया है। मॉक टेस्ट आप जब देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। पहले आप नोट्स पढ़िए, लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर नोट्स रिवाइज कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन पेपर करिए और देखिए कि आपका कौन सा एरिया वीक हो रहा है। आई होप कि मैं अपनी ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे में आपको समझा रही हूँ और आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। इस टाइम पे आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ लगे रहना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतने में आप अच्छे से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, आप एम्स क्रैक कर सकते हो, आप नीट क्रैक कर सकते हो। करना है ना? सबको करना है। चलो फिर क्यों बैठे, वैसे मेहनत करो। मैंने सेल वाली भी प्लेलिस्ट बना दी है और डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की भी। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर ले रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत प्रेडिक्टेबल है कि इससे क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं कि बाहर से ये आएगा या वो आएगा। इसका प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है और बहुत ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और रोज़ की रोज़ मैम के लेक्चर्स अटेंड करने। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम अपना, और हम क्या करेंगे हम शुरू करेंगे आपका ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम खाते हैं फूड। फूड क्यों खाते हैं हम? एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए फूड खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी क्यों चाहिए हमें? काम करने के लिए, टू वर्क। वाई डू वी नीड एनर्जी? टू वर्क। ठीक है, लेकिन ये जो फूड है ये एनर्जी में बनेगा कैसे? खाने पर क्या एक्ट करेगा कि वो एनर्जी बन जाए? एनर्जी किस फॉर्म में आपकी? एटीपी की फॉर्म। फूड पर एक्ट करता है ऑक्सीजन। फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। फूड का होता है ऑक्सीडेशन। फूड का होता है ऑक्सीडेशन और वो क्या बना देता है? आपका एनर्जी। और एनर्जी किसके लिए काम आती है? आपका काम करने के लिए। ठीक है, इसमें जब सेल, ये मान लो क्या है? सेल। ठीक है, सेल में O2 आ रहा है, एनर्जी बन रही है, एटीपी बन रहा है। ठीक है, इससे बाहर भी तो कुछ जा रहा होगा। ऑक्सीजन आ रहा है, सेल तो फट नहीं जाएगा। जब भी कुछ देते हैं तो फिर लिया भी जाता है। इट इज़ गिव एंड टेक। क्या दे रहा है? O2। और सेल आपका क्या एक्सक्रीट आउट करेगा? CO2। सेल में क्या हो रहा है? आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेल में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस का एक्सचेंज? O2 एंड CO2। O2 एंड CO2। ठीक है, ये हो आप, ये आपका टकलू, ये आपकी गर्दन, ये आपका शरीर पतला दुबला सा। पढ़ते हुए बच्चे तो पतले दुबले ही होते हैं ना। ये आपका लंग्स, ये आपका एक लंग्स। ठीक है, यहाँ से एयर आई, कौन सी आई? O2। और यहीं से कौन सी जाएगी? आपकी CO2। तो आपका ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके साथ हो रहा है? लंग्स के सेल्स के साथ। किसके साथ? लंग्स के सेल के साथ। सबसे पहले आपने क्या करा?
सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप्स, किसमें आपका ये प्रोसेस जो है। सबसे पहले होगा इनहेलेशन। सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? इनहेलेशन। इनहेलेशन किसका? O2 का, ठीक है। O2 किस में गया आपका? देखो थोड़ा ट्राइंगल्स है लेकिन ट्राइंगल्स नहीं है, ये है लंग्स। O2 किस में गया? लंग्स में। लंग्स में O2 तो चला गया और आपको तो ऑक्सीजन हर एक उस जगह चाहिए जहाँ पे फूड टूट रहा होगा, है ना। फूड के टूटने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए चाहिए O2। O2 बन रहा है लंग्स में। लंग्स से ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी बॉडी में घूम रही है? क्या लंग्स पूरी बॉडी में है? उसकी डक्ट पूरी बॉडी में है? नहीं ना। पूरी बॉडी में क्या घूम रहा है आपका? ब्लड। तो ये किस में जाएगा आपका? O2 किस में जाएगा पूरी बॉडी में पास होने के लिए? ब्लड में। लंग्स के नीचे आपकी क्या लगी होती है? लंग्स के पास होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज। क्या होती हैं आपकी? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये O2 यहाँ से जाता है ब्लड में और ब्लड इसको कैरी करता है, ठीक है। इनहेलेशन हो गया आपका, ये एक्सचेंज भी हो गया। एक्सचेंज हुआ किसमें? बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल। बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, तो क्या होगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो गया, सारे ऑर्गन के पास ब्लड चला गया। मान लो ये आपका, कहाँ गया आपका आदमी? ये आप थे, ये आपका ऑर्गन है जिसको ब्लड चाहिए, जिसको ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड आया यहाँ से O2 लेके इसके चारों तरफ, और ये क्या हो जाएगा? इसके जो टिश्यू हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो ऑर्गन के टिश्यू, उसमें क्या हो जाएगा? एक्सचेंज होएगा। पहला एक्सचेंज हुआ था आपका लंग्स और ब्लड वेसल्स में। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होगा? टिश्यू में। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे होगा आपका? टिश्यू में, ठीक है। अब जब टिश्यू में, कहाँ गया? ये टिश्यू है, टिश्यू में आपका चला गया O2। अब O2 यहाँ क्या करेगा? सेल को रेस्पायर। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपके कौन कौन से स्टेप देखे आपने? सबसे पहला इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और बाहर छोड़ना साइमल्टेनियसली। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ब्रीथिंग। क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है? नहीं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है अभी मैं बताती हूँ। इनहेलेशन क्या हुआ आपका? ब्रीदिंग, ऑक्सीजन को लेना बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इनहेलेशन मतलब ब्रीथिंग। उसके बाद एक्सचेंज हुआ किसमें? लंग्स की वॉल और एक्सचेंज हुआ किसमें? लंग्स की वॉल में और आपकी ब्लड वेसल्स में। उसके बाद ब्लड ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपका एक्सचेंज हुआ किसमें? टिश्यूज में, ऑर्गन के। उसके बाद हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मैम ने बोला ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन है अलग अलग चीजें। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? जो प्रोसेस
जिस प्रोसेस से फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो आपका इनहेलेशन है, जो आपका ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? इनहेलेशन। ये हम फिजिकली कर रहे हैं, है ना? तो ये कैसा होगा? फिजिकल प्रोसेस। कैसा होगा ये? फिजिकल प्रोसेस। जो आपका ऑक्सीडेशन है वो रहा है सेल्स में, कुछ केमिकल्स के अंदर, कुछ एंजाइम्स के अंदर। वो कैसा होगा आपका? केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये चीज समझ आई। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है समझ आया? देखते हैं आपका एनसीईआरटी क्या लिखती है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activities. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell has to be released out. This process of exchange of O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और अब हमें पता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग अलग प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस नहीं है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। Mechanism of breathing vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ये आप साइड में लिख लेंगे। कैसे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आपके? स्पॉन्जीज, Coelenterata, flatworms, ये तीनों ही किससे करते हैं आपका? सिंपल डिफ्यूजन से। किससे? सिंपल डिफ्यूजन से, अपने बॉडी सरफेस की मदद से। अपने बॉडी सरफेस पे सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये क्या करते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लोअर इनवर्टिब्रेट्स like sponges, coelentrates and flatworm exchange O2 with CO2 by simple diffusion over the entire body surface. Earthworm use their moist cuticle, and insect have a network of tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. Spherical vascularized structure like gills are present by most of the aquatic arthropods and molluscs, whereas vascularized bag-like lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrate fishes use gills, whereas reptile, birds, mammals respire through lungs. Amphibians like frog can respire through moist skin also. Mammals have a well-developed respiratory system. Mammals मतलब हम। ये मैं आपको पूरा एक चार्ट अलग से बनवाऊंगी। पहले हम देखेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम क्या देखेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो फिर आ जाओ मेरे साथ। क्या देखने वाले हैं हम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखने वाले हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपका वो पार्ट जो एयर लेगा,
कैसे लेगा, अंदर क्या काम होगा, ह्यूमंस का वो पार्ट जो ऑक्सीजन लेगा और कैसे कैसे लेगा, कहाँ कहाँ से लेगा, किस एरिया से लेगा, वो सब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले आपको पता है आपका सांस लेने के लिए क्या चाहिए, नोज चाहिए। बाहर आपको ये दो कैविटी दिखती हैं, ये दो कैविटी जिससे कि सांस अंदर जा रही है। इन दोनों कैविटी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल्स, ओपनिंग्स हैं ये दोनों। एक्सटर्नल नेयर ओपनिंग्स और नोस्ट्रल्स। सांस ली, अंदर गई, अंदर क्या है, एक रास्ता सा बना हुआ है, कोई भी खाली स्पेस क्या बोलेंगे हम, कैविटी। क्या होगा ये, ओपन स्पेस, ओपन स्पेसेस, कैविटी है। ठीक है, नाक की कैविटी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेजल कैविटी। ये दो नेजल कैविटी हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक बीच में आपको हड्डी जैसा फील होता है ना, ये तो मतलब दो कैविटी किससे डिवाइडेड है, एक सेप्टम से, नेजल सेप्टम से। नेजल कैविटी कितने चैम्बर, दो चैम्बर, एक चैम्बर दूसरा चैम्बर, टू चैम्बर्स आर डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टा। दोनों चैम्बर किससे डिवाइड है, आपके नेजल सेप्टा से। आपका ये जो नॉस्ट्रल्स है, जो ये कैविटी है, जो ये कैविटी आपको क्या लगता है सिर्फ सांस लेने के लिए है? इसमें आपको पता है कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो भी आपका यहाँ पे वेस्ट होता है, जो भी आपका यहाँ पे म्यूकस होता है, वेस्ट होता है, ये किस चीज़ से है? ये आपको तो यहाँ पे हेयर्स हैं, सांस आपने ली, सांस में कुछ डर्ट पार्टिकल्स भी हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट होगा, हेयर्स आपका उनको ग्रैब कर लेंगे, अंदर जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि लंग्स की कोई क्या नहीं है, एग्जिट पॉइंट नहीं है। एक बार लंग्स में चीज़ गई वो बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। नेजल चैम्बर में आपके होते हैं क्या क्या होते हैं आपके, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स। और ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये करते हैं आपके फिल्टर्स इम्प्योरिटीज। पहली चीज तो ये इम्प्योरिटीज फिल्टर करते हैं, अभी बताया ना, जो भी सांस लेंगे उसमें कुछ गंदगी होगी तो ये क्या आप उसको फंसा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हवा होती है वो आपको अंदर थोड़ी ठंडी ठंडी सी लगती है, तो उसकी कंडीशनिंग, उसकी ह्यूमिडिफिकेशन कौन करता है, यही नेजल चैम्बर में प्रेजेंट हेयर्स और ऑयल ग्लैंड। क्या करते हैं ये, कंडीशनिंग ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कंडीशनिंग ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिफिकेशन। दूसरा काम क्या है इनका, आप सांस लेते हो, सांस लेते लेते आपको पता लग जाता है कि दूसरे के घर में क्या बना है। कहीं सामने से निकल रहे हो, रेस्टोरेंट दिख गया अच्छा सा, अंदर बन रहे हैं मोमोज, स्मेल आ जाती है ना बाहर तक, कैसे, नाक से पता चलता है। क्या कराता है ये आपका, ऑल्फैक्शन, स्मेल। ऑल्फैक्शन भी कौन कराता है आपका, अंदर के जो हेयर्स और ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट। अंदर कौन सी मेम्ब्रेन है जो ये आपका ऑल्फैक्शन करा रही है, ऑल्फैक्शन में अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, सेंसरी मेम्ब्रेन पर, जो कि आपका क्या कराती हैं, ऑल्फैक्शन।
क्या कराती है? ऑल्फैक्शन। और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट सी मेम्ब्रेन ये सेंसरी मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है आपका? इसका होता है श्नेडियन मेम्ब्रेन। श्नेडियन मेम्ब्रेन, श्नेडियन मेम्ब्रेन। और क्या करती है ये करती है आपकी हेल्प्स टू स्मेल एंड सेंस थिंग्स। कौन सी? श्नेडियन मेम्ब्रेन। ठीक है, श्नेडियन मेम्ब्रेन क्या करती है आपका? निडेरियन बोलो, श्नेडियन बोलो, जो बोलना है बोलो, आपको बस नाम याद होना चाहिए। जो आपका ऑल्फैक्शन कराती है मेम्ब्रेन, जो आपका स्मेल में हेल्प करती है। नोज में कौन सी मेम्ब्रेन होती है आपकी? श्नेडियन मेम्ब्रेन। ठीक है, हम आप अपना एक चेहरा बनाएंगे। उफ, इसकी लगता नहीं है, थोड़ी कुछ ज़्यादा अजीब सी बनी है। ये है आपका कोई आदमी, लग रहा है ना? ठीक है, यहाँ से एयर ली इसने, एयर ली। जब ये एयर ली तो ये नाक के थ्रू गई। ये किसके थ्रू गई? नाक के थ्रू। क्या है ये? नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी। ठीक है, यहां से जाता है आपका फूड। क्या है ये? बकल कैविटी। ठीक है, यहां से गई एयर नेजल चैम्बर से, और यहां से क्या गया? फूड, बकल कैविटी से। ये आगे एयर गई, एयर गई। ये जो चैम्बर है ये है फेरिंग्स का पार्ट, जिसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ये आगे खुलता है जहाँ पे क्या लगता है आपका? बकल कैविटी वाली लेयर। बकल कैविटी वाली लेयर लगी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? ये वाला पॉइंट हो गया ओरो फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। एक बात देखो, ये है एयर ला रही है, एयर ला रही है, और नेजोफेरिंग्स में क्या होगा? खाली एयर। जब ये बकल कैविटी के साथ जुड़ गई और इसने बना दिया ओरोफेरिंग्स, इसके पास क्या होगा? फूड प्लस एयर, खाना और हवा दोनों होगी। कुछ तो आपका बोलते हुए भी जाता होगा ना मुंह में। एयर यहाँ की भी है, आपकी नाक से लिया आपने वो भी है, तो खाने के साथ एयर है। कहाँ पर? ओरोफेरिंग्स में। ठीक है, ये ओरोफेरिंग्स आगे खुलता है। ठीक है, दो ट्यूब्स में, दो ट्यूब्स में खाना और हवा दोनों अलग अलग ले जानी है ना। ये जो आपका होता है ये एंटीरियर साइड, इसका होता है आपका, ये होता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। और पीछे ये आपको पता ही है, पोस्टीरियर साइड पे क्या लगा है आपका? गलेट, जिसमें क्या आपका? ईसोफेगस। ईसोफेगस, जो फूड आया था वो तो जाएगा ईसोफेगस में, जो ये एयर आई थी ये किस में जाएगी? आपकी लैरिंग्स में। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लैरिंग्स वाला। ये हो गया आपका लैरिंजोफेरिंग्स। कौन सा हो गया? लैरिंजोफेरिंग्स। लैरेंज, लैरिंग्स वाली जो पार्ट होगा किस में प्रेजेंट होगा? आपका लैरिंजोफेरिंग्स में। ये जो आपका लैरिंग्स है ये आगे खुलता है किसमें? विंड पाइप में, जिसे हम क्या बोलते हैं?
ट्रैकिया। लैरिंग्स खुलता है आपका विंड पाइप में, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो हमने पहले क्या देखा, एयर आई नेजल चैम्बर से, नेजल चैम्बर से गई आपके नेजोफेरिंग्स में, उसके बाद नीचे आई वो खाने के साथ मिक्स होके क्या बना, ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स से नीचे गई, अलग हुई खाना एक ट्यूब में आपका, एयर एक ट्यूब में, किसमें गई, लैरिंजोफेरिंग्स में। तो आपके कितने टाइप के फेरिंग्स हो गए, फेरिंग्स, नोज के साथ है तो नेजोफेरिंग्स, अगर आपका माउथ वाले फूड के साथ है तो ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के साथ है तो लैरिंजोफेरिंग्स। अगर पूछ लिया जाए आपका फेरिंग, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि फेरिंग्स पहले आता है या लैरिंजोफेरिंग्स, तो आप क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स ऊपर से शुरू हुआ है, ऊपर से, और आपका लैरिंजोफेरिंग्स यहाँ गले पे आके शुरू हुआ है। पहला कौन सा आएगा आपका, फेरिंग्स। ठीक है, पहले कौन सा आएगा आपका, फेरिंग्स। अब देखते हैं लैरिंग्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे आप, लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, ये जो लैरिंग्स होता है यहाँ पे आपको फील होता होगा ये चीज, इसमें कुछ रिंग्स हैं। कैसे रिंग्स होते हैं वो, कार्टिलेजिनस रिंग्स। कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं लैरिंग्स। ठीक है, कितने होते हैं, ये होते हैं 9 इन नंबर, और डिवाइडेड कैसे होते हैं, 3 3। 3 तो वो होते हैं जो होते हैं अनपेयर्ड, मतलब सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, और 3 होते हैं आपके पेयर्ड, मतलब 3 पेयर्ड है तो ये कितने हो गए, 6 कार्टिलेजिनस रिंग, और ये क्या हो गया आपके 3, 6 और 3 9। तो आपके कितने प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग, 9, 3 + 6। ठीक है, इसमें से अनपेयर्ड वाले कौन से होते हैं आपका, एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और थायराइड कार्टिलेज अलग है। दोनों एक ही चीज से ना बने हैं, ना ही एक ऑर्गन है। थायराइड कार्टिलेज आपका लैरिंग्स में है, और थायराइड ग्लैंड आपका अलग से पूरा ग्लैंड है। जो आपका पेयर्ड वाले होते हैं, ये आपको याद रखने या नहीं रखने आपकी मर्जी है, मैं बता देती हूँ। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, और साइनिफॉर्म कार्टिलेज। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, और आपका साइनिफॉर्म कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज आपका अनपेयर्ड है। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर हम दोबारा से बनाते हैं। एक एयर आ रही है नेजल चैम्बर से, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, फूड और एयर दोनों आ रही है, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, इसमें ये क्या था आपका लैरिंग्स, और ये क्या थी आपकी विंड पाइप, और ये क्या था ईसोफेगस। फूड इतना समझदार तो नहीं है, फूड इतना समझदार नहीं है कि उसको पता हो कि उसे कहाँ जाना है। दोनों ट्यूब जब साइड बाय साइड लगी हैं तो वो किसी में भी जा सकता है। ही इज इलिटरेट।
अब खाना जाता ईसोफेगस में ही है, उसमें इतनी हेल्प कौन कर रहा है? इसके ऊपर एक फ्लैप लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस अभी कार्टिलेज देखा हमने, ये होता है आपका लैरिंग्स के ऊपर जो ये गोल गोल होता है ना ओपनिंग, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। इसको कवर करने के लिए खाना जब आता है तो हम क्या यूज करते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। ये है आपका थायराइड कार्टिलेज, ये है आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज आपका लार्जेस्ट कार्टिलेज है। कैसा? लार्जेस्ट कार्टिलेज। यहाँ पर बनी होती है यू शेप्ड बोन। ये बोन आपको पता होगी कौन सी होती है, ये बोन आपने पढ़ी है टंग में, कौन सी? हायोइड बोन। हायोइड बोन पे आपका लगा होता है एक कार्टिलेज जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। हायोइड बोन आपने टंग में पढ़ी थी, फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, ये और किसी बोन से अटैच नहीं होती, ये और किसी बोन से अटैच नहीं होगी, ये सिर्फ आपकी एपिग्लॉटिस कार्टिलेज से अटैच होती है। और ये तो थायराइड कार्टिलेज है, इससे आपकी अटैच होती है। किससे? किससे? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। जो हायोइड बोन और आपका थायराइड कार्टिलेज का जो बीच में मेम्ब्रेन है जिससे वो पास हो रहा है, जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायराइड और हायोइड बोन की मेम्ब्रेन इज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने पहला एपिग्लॉटिस देख लिया, थायराइड कार्टिलेज देख लिया। अब जो ये थायराइड कार्टिलेज होता है, इसके नीचे, जस्ट इससे नीचे लगे होते हैं आपके क्रिकॉइड रिंग्स, कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि किस शेप के होते हैं आपके? रिंग शेप्ड के होते हैं, रिंग शेप्ड के होते हैं आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज। इससे नीचे आपका बना होता है ट्रैकिया, और इस पे भी क्या लगे होते हैं? शीथ शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये था आपका फ्रंट व्यू ऑफ लैरिंग्स। आपके लैरिंग्स के फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा? एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज कनेक्टिंग थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, इससे नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज और इससे नीचे ट्रैकिया खुल रहा है जिसमें क्या है? शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो आपके पेयर्ड वाले हैं वो फ्रंट से नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपके लैरिंग्स में होती हैं लैरिंग्स को हम कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स में होती है साउंड बॉक्स। अब साउंड बॉक्स क्या करता है? आपने देखा होगा मेल्स और फीमेल्स की आवाज़ में बहुत अंतर होता है, पता लग जाता है ना, ये आदमी की आवाज़ है, ये औरत की आवाज़ है। आपको पता लगता है कि ये वॉइस कैसी आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसकी हो सकती है। वो कौन करता है? आपका लैरिंग्स कंट्रोल करता है। लैरिंग्स के पास आपकी होती हैं वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के पास क्या होती हैं आपकी? वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स कैसी होंगी, इसकी शेप कैसी होगी, साइज क्या होगी, उसके हिसाब से आपकी वॉइस डिसाइड होती है। आप मेल और फीमेल की वोकल कॉर्ड्स अगर देखें, मेल्स की जो वोकल कॉर्ड होती है वो थिक होती है और लॉन्ग होती है। फीमेल्स की आपकी थिन होती है एंड स्मॉल होती है।
ये लॉन्ग और स्मॉल क्या है आपका? थायराइड कार्टिलेज से। ये जो आपका प्रोमिनेंट चीज़ होती है ना, ये लड़कों का थोड़ा ज़्यादा दिखता है क्योंकि उनका थिक होता है और लार्ज होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। मेल्स में सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन आपका थायराइड कार्टिलेज पर एक्ट करता है, उसको थिक करता है, लॉन्ग करता है। आपका क्या? मेल्स में थिक और लॉन्ग होने की वजह से इनकी वॉइस कैसी होती है? लो पिच्ड। कैसी वॉइस मिलती है? लो पिच्ड। फीमेल्स में ये टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता है तो इसमें कैसी मिलती है आपकी? हाई पिच्ड। हाई पिच्ड वॉइस होती है। ठीक है। ये जो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है, जिसे हम मेल्स में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ये और कुछ नहीं, क्या है ये? थायराइड कार्टिलेज। क्या है ये? थायराइड कार्टिलेज। और आपका ये फीमेल्स में कैसा होता है? बढ़ता नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है। अगर मेल्स की, हमने अभी देखा मेल्स की वॉइस है लो पिच्ड, मतलब भारी होती है ना आवाज। भारी कैसे होगी आपकी? लो पिच्ड है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा। फीमेल्स में एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है। क्यों? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी पिच लो होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी पिच हाई होगी। ये कैसे? पिच क्या डिसाइड कर रही है? पिच डिसाइड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी। पिच क्या डिसाइड करिए? आपकी फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी की वॉइस होगी? लो फ्रीक्वेंसी की होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है। और कितनी तेज या कितनी धीरे होगी वो कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ वॉइस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी वो कौन डिसाइड करता है? आपका पिच डिसाइड करता है। ठीक है। ये चीज समझ आई? ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका लैरिंग्स है। ठीक है। लैरिंग्स के नीचे क्या खुलती है? आपकी ट्रैकिया, और ट्रैकिया के पीछे क्या है आपका? ये गलेट, ईसोफेगस। सामने पे क्या है? ये आपका लैरिंग्स, ट्रैकिया, और इसको कवर कौन करता है? ये एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू फूड पाइप ही लिख रही हूँ। अगर फूड पाइप में एंटर नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तुम्हारी मैम भी कभी कभी है ना, कुछ कुछ ऐसे बोल देती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो अभी तक हमने क्या रास्ता देख लिया? हमने देखा है पहले एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है। किस में जा रहे थे वो? नेजल कैविटी में, जो कि कहाँ खुल रहे थे? इंटरनल नेयर्स में, या फिर क्या कह लो आप उन्हें, नेजल चैम्बर में। जिसमें नीचे कौन आ रहा था? फेरिंग्स। कितने टाइप के फेरिंग्स देखे हमने? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है। फेरिंग्स किस में खुल रहा था आपका?
लैरिंग्स में, और लैरिंग्स किस में खुल रहा था आपका, ट्रैकिया में। ये अभी तक हम पाथवे देख चुके हैं। क्या क्या देखा हमने? वी हैव a pair of external nostrils opening above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into pharynx, a portion which is common for food and air. वो कौन सा है? food और air का common passage आपका oropharynx. The pharynx open through the larynx region into trachea. Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. During swelling, glottis can be covered by a thin cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into larynx. आपका यहाँ तक हमने देख लिया, एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर कर लिया। इससे आगे किस किस में ट्रैकिया डिवाइड होता है, कहाँ तक पहुँचता है, ये आपका स्ट्रक्चर, ये पूरा आपका पैसेज और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये हम करेंगे कल। मैकेनिज्म और ब्रीथिंग, ये आपका जो स्ट्रक्चर है आगे का, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपकी वाइटल कैपेसिटीज और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी थर्ड लेक्चर में। ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और आपका डिसऑर्डर्स, ये होंगे फोर्थ लेक्चर में। 4 लेक्चर में आपका ब्रीथिंग चैप्टर खत्म और आपको बहुत अच्छे से आएगा। ये जो आपका पोर्शन है वाइटल कैपेसिटीज़ वाला, वॉल्यूम्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल जितना आपने आज पढ़ा है ये बेसिक था एंड आई होप ये बेसिक आपको समझ आया होगा। कल हम इससे आगे का पार्ट देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहो क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको क्या दिक्कत आई है, समझ आया है तो भी, नहीं आया है तो भी मेरे को कमेंट में एटलीस्ट बता के जाओ। जिसको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, नोट्स लेने हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं प्लीज़ जाके अटेंड करो। आज ये फ्रेश लेक्चर्स था, इसके आगे के 4 लेक्चर आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको पहले का सेल बायो और डाइजेशन आपने देखना है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच।